बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, संगठन महामंत्री पवन राणा और प्रदेश अध्यक्ष भी और सुरेश कश्यप शिमला में पार्टी कार्यालय से वर्चुअली हिस्सा लेंगे। यहां आपको बता दें कि उपचुनाव परिणाम के बाद से ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। उपचुनाव में चारों सीटों पर मिली हार के बाद अब पार्टी में अंदरूनी तौर पर काफी उठापटक है, काफी हलचल है और ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव परिणाम के बाद से चारों प्रभारियों से जवाब तलब हो सकता है। पार्टी ने इन चुनावी हलकों में प्रभारियों की नियुक्ति बहुत पहले कर दी थी। अगस्त में ये नियुक्तियां कर दी गई थी। जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें तो यहां शहर विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, अर्की में डॉक्टर राजीव बिंदर, फतेहपुर से विक्रम ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र से महेंद्र सिंह ठाकुर को प्रभारी बनाया गया था। इनके अलावा अगर बात की जाए सह प्रभारियों की तो उनकी नियुक्ति भी टीम ने इनके साथ ही कर दी थी। बैठक में इनसे भी जवाब तलब हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 14 सीट पर जीत मिली, लेकिन हिमाचल में ये चारों सीट जो हारी हैं, उस हारने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में अगले साल के अंत में अब विधानसभा के चुनाव भी होने, अब ऐसे में इस हार को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल जो दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसके 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ शिमला से विकास शर्मा जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि शशिकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले विकास से जानना चाहेंगे। विकास, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि हिमाचल के अंदर उपचुनाव जो हुए 4 सीट बीजेपी खो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जो है वो हो रही है दिल्ली में और बहुत कम जगहें ऐसी हैं भारतवर्ष में जहां से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग जो है वो नेता यहाँ पर ले रहे हैं। सदस्य जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग कुल मिलाकर कई मायने हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए चर्चा इस बात को लेकर जरूर थी कि चुनावों में जिस तरह से हार का मुंह जो है, बड़ी हार का मुंह जो से अगर कहें नहीं होगा कि बड़ी हार की तरफ जो है भाजपा गई है और ऐसे में चारों सीटें जो है इसमें से एक लोकसभा का उपचुनाव था, लेकिन जो है वो विधानसभा के उपचुनाव थे। तमाम इन चुनावों को पूरी तरह से जो है अपने हाथ से हार ले गई और ऐसे में हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाना है बहुत बड़ा सवाल था। और चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री को बदलने की बात यहाँ की जा रही थी। कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है अब हिमाचल प्रदेश के बदले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इन चर्चाओं के बीच में इतना जरूर है कि संगठन में फेरबदल जरूर देखा जाएगा। मंत्रिमंडल के अंदर भी जो जयराम मंत्रिमंडल है उसके फेरबदल की जो चर्चाएं हैं वो बहुत हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस बारे में भी कहना कि ऐसा जो है कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगले साल इसी माह में अगर हम बात करें नवंबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले जो है करीब करीब 1 साल होगा। आप मान के चलिए कि 1 साल अब कुल मिलाकर जो यहाँ पर रह गया है अगले 2022 के चुनाव में। तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव हैं और इस उपचुनाव को जो है यहाँ पर सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। चर्चा इस बाबत जो है वो जरूर हुई है, लेकिन वो इस कार्यकारिणी में अब क्या फीडबैक जो है वो लिया जाता है होगा, क्योंकि जो संगठन के अगर हिमाचल प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के 8 लोग यहाँ पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। ऐसे में 8 के 8 लोगों में अगर बात करें, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो इसमें मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जो है वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर शिमला से बात करें तो शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा, ये 3 लोग जो है ये पार्टी मुख्यालय दीप कमल से जो है इस बैठक में माध्यम से जुड़े हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर है, केंद्र में मंत्री हैं
और वो इस बैठक के हिस्सा जरूर है, क्योंकि जो कार्यकारिणी है इसके वो सदस्य भी हैं, साथ में स्थित हैं। और इसके अलावा कुल मिलाकर इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा अगले जो साल में क्या किया जाना है या पिछले साल में जो है क्या भाजपा ने किया है, संगठनात्मक रूप से बहुत बड़ी अहम जो है ये बैठक मानी जा रही है। इसमें रिपोर्ट कार्ड जो है पिछले एक साल का भी तलब किया गया है और इसके साथ साथ जो अगले एक साल की क्या रूपरेखा रहने वाली है, जो संगठन की तरफ से, हाईकमान की तरफ से आदेश हुए कि आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले, तमाम इन चीजों को लेकर चर्चा जो है जरूर होगी। लेकिन ये गलत होगा कहना कि मुख्यमंत्री को बदलने पर चर्चा होगी या फिर राज्य सरकार के अंदर जो मंत्री है, मंत्रिमंडल में फिर बदल किया जा सकता है। ये बिल्कुल इस कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है इसका ये हिस्सा नहीं। बिल्कुल विकास, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम अब बात करते हैं प्रोफेसर शशिकांत शर्मा से। जिस चीज का जिक्र अभी विकास जी ने किया कि हार का ठीकरा, अगर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए तो क्या इस बैठक के दौरान गाज गिर सकती है? और शशिकांत जी, अगर गाज गिरती है तो किस पर गिर सकती है, सरकार पर या संगठन? क्योंकि दोनों की ही परफॉर्मेंस पर अब बन आई है। जी तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसी बैठक में इस तरह की गाज ये सरेआम या बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर अपने किसी भी नेता पर गिराए। इस तरह के फैसले ही अचानक, जैसे उत्तराखंड में भी लिए गए या गुजरात के मामले में लिए गए, इस तरह के फैसले अचानक लिए जाते हैं और उसके लिए किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं होती। मौजूदा स्वरूप बीजेपी का है, उसमें अगर आप ध्यान से देखें उसमें चर्चा ऐसे मुद्दों पर होगी जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी आज इस कार्यकारिणी की बैठक से पहले एक प्रेस वार्ता की या पत्रकारों के साथ अपने बैठक के बारे में साझा किया। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसमें इन मुद्दों को लेकर, जो कि असली मुद्दे हैं और जिन पर कि हम चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वो कोरोना वैक्सीन को लेकर और दूसरे आर्थिक व्यवस्था को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर उन्होंने जरूर जोर डाला, लेकिन कुल मिलाकर वो सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कहने से कुछ बचते नजर आए। तो मुझे जो लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो सार्वजनिक तौर पर मुद्दे उभर के आएंगे उसमें कहीं भी अपने नेताओं को इस तरह से कटघरे में खड़ा करने की बात भाजपा नहीं लेकर आएगी। और अंदर खाते ये बात जरूर होगी और कोई गंभीर मसला है, बीच में वार्ता के दौरान जब लोग इकट्ठा हुए हैं, बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं, ये जरूर बात करेंगे, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ये मुझे लगता है बिल्कुल खुले तौर पर नहीं की जाएगी। जहां तक सवाल रहा आपके इस सवाल के जवाब का कि क्या गाज संगठन पर गिरेगी या कि सरकार पर गिरेगी, तो जो कार्यशाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, भाजपा की मौजूदा कार्यशाली जो है, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी बिल्कुल तय की जाएगी और दो तरीकों से इससे निपटने के उपाय किए जा सकते हैं। एक तो यह है कि जो मौजूदा सरकार और संगठन है इसमें सुधार की गुंजाइश देखकर, और क्या इस बात पर विचार जो भाजपा के अंदर चल रहा है कि क्या मौजूदा स्वरूप में ही, मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में ही वो देखते हुए क्या इसमें सुधार संभव है, और या कि चेहरे बदल कर इसमें सुधार किया जाए। तो ये अभी बिल्कुल एक खुला मुद्दा है और इस पर अगर आप बात करें, जो भाजपा के सूत्र हमें बताते हैं, इस पर अभी कोई बात नहीं तय नहीं हुई है और आने वाला समय ही ये बता पाएगा कि भाजपा इसमें से किस रास्ते पर चलती है। क्योंकि इसके भी दो कारण हैं, क्योंकि एक तो जो मौजूदा सरकार है उसके 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कोई 2.5 साल का कार्यकाल नहीं है या 2 साल का नहीं है, ऑलमोस्ट ये अंतिम पड़ाव में सरकार है। ऐसे समय पे किसी नए व्यक्ति को तभी उतारा जा सकता है यदि वो बहुत ही जादुई क्षमता के साथ आए और पूरा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन लेकर आने की क्षमता रखता हो। तो ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मौजूदा स्वरूप में भाजपा की नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो आने के लिए तैयार भी हो और आकर सब कुछ बदल भी दे। तो मुझे लगता है कुछ कॉस्मेटिक्स फेरबदल सामने से आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े समय के बाद धीरे धीरे करेंगे और उसके बाद अगर कहीं तय हुआ तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जरूरत उसके लिए नहीं होगी। और जैसे गुजरात में पूरी सरकार बदल दी गई, उसी तरह रातों रात आपको हो सकता है कभी खबर मिले कि कुछ चेंज, एक ऐसा चेंज केंद्र की तरफ से किया गया जिससे कि हिमाचल में एक नए दौर की शुरुआत हुई। बिल्कुल। शशिकांत जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि क्या लगता है जिस तरह से जो कुछ वाकया गुजरात में हुआ वही अब हिमाचल में भी रिपीट हो सकता है? जी, ऐसी संभावना कम है क्योंकि गुजरात की स्थिति थोड़ी दूसरी थी। गुजरात में एक बड़ी सरकार थी, बड़े विधायकों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर ऑप्शन बहुत ज्यादा थी पार्टी के पास। अगर आप हिमाचल पर नजर डालें
तो हिमाचल में अगर सारे मंत्रिमंडल को बदलने की बात की जाए तो मुझे लगता है आपको 12 चेहरे 11 चेहरे नए ढूंढने बहुत मुश्किल होंगे, और वो भी जबकि 1 साल सरकार का शेष बचा है। और मौजूदा चेहरों में एक तरह की जो राजनीतिक इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक निवेश, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, वो भाजपा मान के चल रही है कि जो विधायकों के काम आज तक किए गए हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने जो काम किए हैं, उसका फायदा जिस तरह से इस चुनाव में नहीं मिला, पार्टी की कोशिश फिलहाल उन खामियों को ढूंढने की है कि क्या कारण रहे कि इतना काम जो भाजपा के विधायकों ने और मंत्रियों ने किया उसका जनता पर कोई असर नजर नहीं आया, जनता ने उसके बदले में भाजपा को वोट नहीं दिया। तो बेसिकली अभी जो मुद्दा है मुझे लगता है वो भाजपा के समक्ष यही है कि जो मौजूदा विधायक है और जो मौजूदा मंत्री हैं, क्या उनमें सुधार की ऐसी कोई गुंजाइश है कि जो काम इन्होंने अभी तक किया या सरकार जिन्हें अपनी उपलब्धियां बताती है उन उपलब्धियों को 1 साल के अंदर कैश किया जा सके। अगर वो कैश करने की क्षमता रखेंगे तो निश्चित तौर पर इससे बढ़िया विकल्प भाजपा के पास हिमाचल में दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और शशिकांत जी, जिस तरह से अभी आपने कहा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टी है अपनी खामियों को देखे चिंतन मंथन करे, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि पार्टी को ग्राउंड जीरो पर वर्क करने की जरूरत है और अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। आपने ठीक कहा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि एक आम मतदाता भाजपा से निराश नहीं है, उससे ज्यादा मुझे लगता है भाजपा इस बात पर चिंतन कर रही है कि उसका अपना कार्यकर्ता उससे क्यों कटा हुआ है। भाजपा का जो वर्कर है वो वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकला। नोटा का जितना इस्तेमाल इस रिकॉर्ड मंडी लोकसभा सीट पर हुआ 12,000 से ज्यादा, उसके बाद भाजपा की चिंता है कि क्या लोग क्या भाजपा के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम करने की जरूरत भाजपा को है। तो भाजपा अपने इसी परिवार को अगर ठीक से एक तरह से मुझे लगता है कि ये सही ढंग से इसका उपयोग करे और इस पर ही नियोजन ठीक से कर पाए तो भाजपा को जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, पहले परिवार को संभालने की जरूरत है। और जिस तरह से धूमल जी की बात है या शांता कुमार जी की बात है या महेश्वर सिंह की कुल्लू में बात है, ये विचार करने की जरूरत है कि इन लोगों का उपयोग अगर चुनाव में नहीं हुआ तो क्या उस वजह से भी इस बार के चुनाव में इनको नुकसान उठाना पड़ा है। और अगले चुनाव के लिए जो विधानसभा के आम चुनाव हैं, और एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है कि हिमाचल के आने वाली विधानसभा के चुनाव में यहाँ भाजपा रिपीट हो, नहीं तो उन पर भी कई तरह की उंगलियां पूरे देश में उठेंगी कि वो अपने प्रदेश में भाजपा को नहीं बचा पाए। तो ऐसे में जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अगले आने वाले 1 साल के दौरान मौजूदा स्वरूप में अपने सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति को लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल शशिकांत जी, रुक करते हैं विकास शर्मा का। विकास, जिस तरह से बैठक हो रही है, क्योंकि हिमाचल अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बातचीत के लिए कार्यकारिणी की बैठक में, तो इस कार्यकारिणी की बैठक का किस तरह से महत्व समझा जाए, कितना इंपॉर्टेंट ये बैठक हो जाती है हिमाचल के लिए? बिल्कुल, देखिए संगठनात्मक रूप से ये बैठक जो है वो की जा रही है और वर्चुअल माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 4 लोग हिमाचल प्रदेश से यहाँ से जुड़े हैं और पार्टी मुख्यालय दीप कमल में जो कि शिमला में मौजूद है वहां से 4 लोग यहाँ से जुड़े हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। सुरेश कश्यप जो है प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो है। उनके साथ जो संगठन महामंत्री है पवन राणा वो है, और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है। देखिए, कुल मिला के ये बैठक हो रही है, इसके ऊपर नजर जो है वो कई संगठन के जो कई ऐसे पदाधिकारी हैं उनकी नजर जो है इसके ऊपर बनी है, क्या उनके बारे में चर्चा हो सकती है या फिर ऐसे जो लोग, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। हमने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हार के बाद जब पहला इंटरव्यू काम नहीं किया था उसमें भी हमने यही पूछा था कि क्या हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो महंगाई है उसको हथियार जो है कांग्रेस ने बनाया, हथियार बनाया। इस कारण एक बड़ा कारण जो है वो महंगाई भी उन्होंने माना है। और इसके साथ साथ दूसरी बात भीतरघात। देखिए, भीतरघात इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने संगठन के नाम पर काम जो है वो नहीं किया, भाजपा के भीतर रहकर भी जो काम उनको करना चाहिए था, पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो काम करना चाहिए था, जो अपने बूथ की बात करें या अपने मंडल की बात करें, जिला की बात करें, तो तमाम ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। क्या ऐसे कारण रहे हैं, अब उनको तलाशने की कोशिश जो है बिल्कुल। भीतरघाती कौन कौन है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम जो है पार्टी के खिलाफ किया है, तमाम ये चीजें जो है वो रहने वाली है, लेकिन बैठक के जरिए नहीं, लेकिन लोगों की नजर जो है संगठनात्मक जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, सबकी नजरें इस बैठक के ऊपर इसलिए क्या इस बाबत कोई चर्चा जो है हो सकती है, हाईकमान जो है
वो कोई ऐसी रिपोर्ट तलब कर सकती है या ये पूछ सकती है जो भी लोग हिमाचल प्रदेश से 8 ऐसे लोग इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं और 8 के 8 से जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर हैं और बाकी के 4 जो है वो दिल्ली में। तो ऐसे में एक खाका जो है वो तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट निश्चित रूप से बनाई जाएगी, लेकिन अब नहीं, अभी सिर्फ आने वाले जो 1 साल है उसके अंदर कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिसे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में किस तरह से जनता के बीच में जाना है, कि लोगों को जो है वो लेकर है और कुल मिलाकर जो नीतियां है केंद्र सरकार की, किस तरह से जाई जाए। ठीक है विकास जी।